हाँ, ये बताओ इस क्वेश्चन का कुछ मतलब समझ में आया? ये सर कार्बन मतलब ईस्टर का जो फर्स्ट मेंबर है उसके और उसके सेकंड मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा, हाँ, तो उसके सेकंड मेंबर में टोटल कार्बन्स कितने होंगे? तो जैसे सवाल में ऐसा बोला है सेकेंड मेंबर ऑफ ईस्टर, तो फर्स्ट मेंबर से क्या समझ में आता है? फर्स्ट मेंबर का क्या मतलब होना चाहिए? यहाँ मतलब सेकेंड कि मेंबर लिखा है कार्बन ना, के फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर, इसका क्या मतलब समझ में आता है? फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर, इसका क्या मतलब समझ में आता है? इसका हमको एक चीज समझ में आता है, मतलब सबसे छोटा ईस्टर का स्ट्रक्चर, सबसे छोटा जो पॉसिबल हो सकता है। तो ईस्टर का मतलब तो ये चीज सुना है कि C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक और ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन की तरफ कार्बन चेन होना मस्ट कंडीशन है, और दूसरे साइड कार्बन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन से भी काम चल जाएगा। ये सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रक्चर है ईस्टर का। तो इस केस में जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रक्चर है, उस केस में हम लोग के पास दो कार्बन है। तो अगर हम लोगों को सेकेंड मेंबर लेना है तो सेकेंड मेंबर में हम लोग दो काम कर सकते हैं। हम लोग आइदर इसमें लेफ्ट साइड में एक कार्बन वाले पार्ट को डाल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग इसमें लेफ्ट साइड को वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग राइट साइड वाले पार्ट में कार्बन को डाल देते हैं। दोनों में से कुछ भी लेंगे, अपना सेकेंड मेंबर बन जाएगा। और सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन है टोटल? तो तीन। तो इसके हिसाब से आंसर वाला पार्ट होना चाहिए ऑप्शन टू, थर्ड। ठीक है, और कोई डाउट? सर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा बोला है द हाईएस्ट होमोलॉग ऑफ डाई मिथाइल अमाइन हैज द स्ट्रक्चर। हाईएस्ट होमोलॉग बोला है, होमोलॉग का मतलब बताओ भाई ऋषि, व्हाट इज होमोलॉग? बता ही नहीं रहा भाई। ऋषिराज, यस सर। व्हाट इज होमोलॉग? सर, a series of carbon compounds with difference of CH2. 10th क्लास में सुना था ये चीज, होमोलोगस सीरीज। बताओ, 10th क्लास की चीजें पढ़ते ही भूल गए, सोच लो 9th का चीज का क्या होगा। और जब 12th में जाएंगे तो 11th की चीज का क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ। इसलिए बोलते क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो कि उससे उसके पीछे एक थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी होता है। मान लो कि हमको नहीं मालूम होमोलॉग क्या होता है, बट आज जब डाउट पूछे तो ये डाउट तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। और नॉर्मली डाउट कहाँ आता है? जो क्वेश्चन भारी होंगे, जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप से सॉल्व करने लायक होंगे। जैसे भारी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होता है, वैसे क्वेश्चन और कुछ ऐसे टर्म्स जो हम लोग कभी नहीं सुन रखे हो, या फिर उस तरह के टर्म्स हम लोग पहली बार देख रहे हो, ये सब चीजें नहीं बनती, ये सब चीजें लोग डाउट में पूछते हैं। तो जब आप डाउट में पूछेंगे तो ये चीज 2 साल याद रहेगा तुमको कि अच्छा होमोलॉग्स हम कभी पूछे थे, तो जब पूछे थे तो ये चीज याद रहेगा। इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे हम लोग जब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं 10th क्लास में जो चीज दे रखा होता है, उसमें मेंशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम होना चाहिए और एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब वो एक CH2 का डिफरेंस प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं, बट एक CH2 का डिफरेंस। तो डाई मिथाइल अमाइन जो स्ट्रक्चर दे रखा, तो हम लोग के पास एक तो ये चीज कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। शायद इस चीज का डिग्री मैं बताया तो नहीं था, मैंने उसको बताना भी है तुम लोगों क्लास में। जो ये 2 डिग्री अमाइन वाला पार्ट है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करके चले तो नाइट्रोजन वाला पार्ट दो कार्बन से अटैच्ड है। तो जब नाइट्रोजन वाला पार्ट दो कार्बन से अटैच्ड होगा और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा तो इस चीज को हम लोग 2 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। जब नाइट्रोजन वाला पार्ट तीन कार्बन से अटैच्ड होगा तो इस चीज को हम लोग 3 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। और नाइट्रोजन वाला पार्ट अगर केवल एक कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, मतलब दो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, तो इसको 1 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। तो यहाँ जो 2 डिग्री अमाइन वाला पार्ट है अपने पास, उस 2 डिग्री अमाइन के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले हम लोग, तो आगे के भी स्ट्रक्चर्स 2 डिग्री अमाइन ही होने चाहिए। तो ये जो पहला ऑप्शन है, इस पहले ऑप्शन में इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं हम, ये जो पहला ऑप्शन वाला पार्ट है, इस पहले ऑप्शन वाले पार्ट में नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब 3 डिग्री अमाइन है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है, बाकी दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन चेन अटैच्ड है, इसका मतलब 2 डिग्री अमाइन तो है और इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो गया,
तो बेसिकली जैसे एक चीज देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इस पूरे कंपाउंड में एक CH2 का एडिशन हो गया, बाकी CH3 तो जैसा था वैसे का वैसे ही रह गया। तो 2 डिग्री अमाइन होते हुए एक CH2 का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब ये चीज को हम लोग होमोलोग्स बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम एंड 1 CH2 का डिफरेंस। फोर्थ वाले केस में नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इस केस में भी हम लोग के पास वापस से 1 डिग्री अमाइन ही निकल के आएगा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। समझ आया? Yes, sir. और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा? बताओ भी जल्दी। सर क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन नंबर 83। 83। 13 क्वेश्चन नंबर 13, पहले 13 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज 3। हेटेरो एटम्स का मतलब क्या है, बोले थे तुम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है? सर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम्स को हेटेरो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स है उस चीज को हम लोग हेटेरो एटम बोल सकते हैं, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो नाइट्रोजन एक है, दो है, तीन है, इसका मतलब 3 हेटेरो एटम। ये एनसीईआरटी में बोला था तुम लोग को पढ़ने के लिए, पढ़ा करो नालायक लोग, सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे तुम लोगों को, इधर घटिया घटिया चीज भी हम पढ़ाए तुम लोगों को। और कोई डाउट है तो बोलो, इस पेज में अगर कोई डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 तक अगर कोई डाउट है तो बोलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा बोली मिली? सर 83। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग है जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो अल्काइन तो सुन रखा है बचपन से, है ना, लेकिन यहाँ क्या यस बोल रखा है? वनली अल्काइन। तो वनली अल्काइन तो नहीं हो सकता। जैसे एक चीज बताओ, इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सर 2। 2। और इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। तो कार्बन टोटल कितना है? 4, दोनों में 4, ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन में जो हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं वो भी सेम है। अगर हाइड्रोजन काउंट करना है तो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन काउंट मत करना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिलेट करना। अगर यहाँ 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यहाँ 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब दोनों में हाइड्रोजन सेम होगा। कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2। तो अगर कार्बन सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, मतलब बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन को सेम होना पड़ेगा। तो चाहे अल्कीन हो, चाहे एक हम लोग का इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब डाई अल्कीन वाला पार्ट दे रखा हो या अल्काइन दे रखा हो, दोनों केसेस में हम लोग आराम से CnH2n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्काइन का फॉर्मूला इस पार्ट में फिट हो रहा है क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 के बराबर है। तो वैसे कोई भी कंपाउंड्स जहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, उन सब में ये जनरल फॉर्मूला आराम से हम लोग पुटअप कर सकते हैं, CnH2n वाला पार्ट। तो वनली अल्काइन बोलना थोड़ा गलत है, अल्काइन हो सकता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलना थोड़ा गलत है। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो बेंजीन है, इसमें कितना अनसैचुरेशन है? 4। 4। तो CnH2n पे ये चीज नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अल्कीन एंड साइक्लिक अल्केन ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वनली अल्काइन बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा गलत ऑप्शन होगा, केवल अल्काइन नहीं होगा, डाईइन भी वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। डाईइन भी नहीं, साइक्लो अल्कीन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी CnH2n के जैसा आराम से रह सकता है। तो थोड़ा गलत है, वनली वर्ड नहीं होना चाहिए, बट ठीक है चल जाएगा। इन 4 ऑप्शन में सबसे सुटेबल फर्स्ट ऑप्शन है। और कोई डाउट? सर 82 में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। 82 में तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड ऐसा मेंशन कर रखा। तो इस केस में ये क्वेश्चन क्लास में शायद कराया था, और चलो नहीं भी कराया था तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको मार्क कर रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, और पाई बॉन्ड वाला पार्ट एक दिखाई दे रहा है। एक पाई बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट 7 होना चाहिए। ऑप्शन 3 आंसर होगा। अच्छा सिग्मा सर बॉन्ड मतलब कि हमेशा, सर मतलब बोलो। कार्बन से अगर OH अटैच्ड है तो O और H का अलग अलग बॉन्ड होगा, OH साथ में नहीं होगा। नहीं, O और H, जैसे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। तो ऑक्सीजन का कार्बन से भी एक बॉन्ड है और हाइड्रोजन से भी एक बॉन्ड है, वो OH रहता है, बट उसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट हाइड्रोजन से भी अटैच्ड होता है, ठीक है। अच्छा हम OH को साथ में ले लेते हैं। कोई बात नहीं, वो हमको समझ में आ गया था कि यही गलती होने वाला है। और कोई डाउट? सर बताओ जल्दी। 88।
88। बाकी लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, कोई भी आदमी डाउट नहीं पूछ रहा। श्रुति, 89। श्रुति, तनुश्री, संजना, रितिका, प्रशांत, कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। बहुत मार मारेंगे नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को, मीटिंग में घुस के मारेंगे तुम लोग को। इसे 89 से पहले 88 भी शायद पूछा गया था ना? यस सर। अरे ये तो तुमको आंसर बताना चाहिए था हम लोगों को। यूरिया, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया गया था यूरिया, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना। नॉर्मली हम लोग ऐसा लिख देते हैं CONH2 होल ट्वाइस। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया था यूरिया कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, इसका कोई रिलेशन नहीं है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट IUPAC नेम इज। ये बना किसी से सवाल? क्वेश्चन नंबर 89 ठीक ठीक सवाल है। नो सर। नहीं बना, किसी से नहीं बना। कोई भी एक आदमी जिससे बनाओ। चलो ध्यान दो। जैसे इस तरह का एक सवाल का फॉर्मेट होता है, इसमें करना क्या हम बताते हैं। सबसे पहला काम ये सोच के देखो, जैसे मान लो जो पहला कंपाउंड है, ठीक है, इस पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा ये सोच के देखो। ये पहले कंपाउंड का इस नाम के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा, केवल सोच के देखो, अपने कॉपी में ड्रॉ करके देखो, फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह का सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल बोला जाता है नोमेनक्लेचर में, एटलीस्ट मेडिकल के पर्पज से, नीट के पर्पज से काफी स्टैंडर्ड सवाल बोला जाता है। जैसे सवाल में बोला है इथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल, तो पेंटेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन है, तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले पेंटेन बना देते हैं। तो टोटल मिला के 5 का कार्बन चेन है। उसके बाद 3 पे मिथाइल बोला है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए, तो इसके थर्ड पोजीशन पे हम मिथाइल वाला पार्ट को आराम से बना सकते हैं। और सेकंड पोजीशन पे इथाइल बोला है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग कर लें तो थर्ड पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे इथाइल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नॉर्मली बोल के चल रहा है। तो अगर हम इस नाम के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करें अल्केन के नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट ये तो रहेगा ही नहीं। जिसको इस क्वेश्चन में नाम के हिसाब से पेरेंट चेन बोला गया है वो इधर पेरेंट चेन होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये निकल के आ गया है। तो बेसिकली ये नाम गलत दिया गया है, भले उस नाम के हिसाब से स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए, लेकिन वो नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से जो नाम दिया गया है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नाम हम लोग का गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, तो इस केस में पेंटेन का स्ट्रक्चर है, इसके सेकेंड पोजीशन पे हम लोग के पास इथाइल है, तो सेकेंड पोजीशन पे, अच्छा हाँ एक और चीज, इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले होना चाहिए, ये तो वैसे भी गलत है, नाम ही गलत है बिल्कुल। तो सेकंड वाला केस में एग्जैक्टली वही चीज करेक्शन किया है, इथाइल को पहले डाल दिया है, 3 मिथाइल को बाद में डाला गया है। तो अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, गलत स्ट्रक्चर है, ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, तो हम लोग के पास एक इथाइल का स्ट्रक्चर है, थर्ड पोजिशन पे इथाइल है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल वाला ग्रुप दे रखा है। तो अगर हम लोग पेरेंट चेन के हिसाब से कंसिडरेशन लेना शुरू करें तो इस केस में हम लोगों का पेरेंट चेन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा, 5 का पेरेंट चेन, जैसे इधर से जाएंगे पेरेंट चेन 1 तो 5 का पेरेंट चेन है, अगर यहाँ से नीचे जाएंगे तो भी 5 का पेरेंट चेन है, अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 3 का पेरेंट चेन, ये अपने काम का नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो भी 5 का पेरेंट चेन, यहाँ से नीचे जाएंगे तो भी 5 का पेरेंट चेन। तो हर तरफ से 5 का ही पेरेंट चेन निकल के आ रहा है, हर तरफ से सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आएगा, किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी पार्ट यूज करें हम लोग, ये स्ट्रक्चर को बोलना गलत नहीं है, पेरेंट चेन वाला पार्ट ये हॉरिजॉन्टल आराम से कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये 5 का पेरेंट चेन है तो इथाइल लगने पे पेरेंट चेन चेंज नहीं होने वाला। तो मिथाइल हो सकता है आराम से सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम जो है वो सही दे रखा है, ये अपना आंसर होना चाहिए। बट फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ में फिर से 2 इथाइल दिया और यहाँ पेंटेन दे रखा है, तो हम लोगों का 5 का कार्बन चेन, इसके सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप डाल रखा और उसके अलावा 2 मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल भी डाल रखा। तो फिर से पेरेंट चेन जो हम लोग मान के चले थे वो पेरेंट चेन नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेंट चेन वाला पार्ट 6 का कार्बन चेन हो सकता है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन पार्ट भी गलत स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के फॉर्मेट का ध्यान रखना थोड़ा सवाल में, जब पूछेगा करेक्ट नोमेनक्लेचर तो जो नाम देगा उस नाम के हिसाब से पहले एक बार सोच लेना कि इस नाम के हिसाब से हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो जो स्ट्रक्चर है उसका अगर हम लोग इंडिपेंडेंट नोमेनक्लेचर करें तब उसके इसमें अपना आंसर सही आ रहा है क्या, जो वापस से नाम दे रखा वही आ रहा है क्या, कि कुछ और आ जाएगा। और कोई डाउट?
और शायद कुछ होमवर्क दिए नहीं थे, वर्कशीट में कुछ होमवर्क दिए थे क्या? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ। वर्कशीट वाले पार्ट में बताओ किसको क्या दुविधा है। वर्कशीट में कुछ होमवर्क जो दिया था उसमें कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट? वर्कशीट 1 में कोई डाउट? 2? सर बी का 1। बी का 1 मतलब वर्कशीट 2 का 1? मिली? यस सर। वर्कशीट 2 का 1? सर ABCD करके क्वेश्चन है, ए का 1 2 3 4। वर्कशीट में, बुकलेट सर में? इसमें क्वेश्चन दिए थे। किस में? किस में दिए थे? सर एक और बुकलेट सेंड किए थे। अच्छा, एक और जो बुकलेट सेंड किए थे उसमें होमवर्क दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 1 मिनट। एक और बुकलेट जो सेंड किए थे, हाँ बोला था ये इंजीनियरिंग वालों का बुकलेट है, ये भी सॉल्व करना है तुम लोगों को, है ना? यस सर, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। तो जो लोग आज होमवर्क बना के आए नहीं है वो लोग बोर हो रहे होंगे कि यार होमवर्क तो बनाया नहीं है, करे क्या? होमवर्क बनाया करो भाई, होमवर्क बनाया करो, डिस्कशन करने में बहुत मजा आएगा। एक बार ये इस चीज़ का आदत लग जाएगा ना तो तुम लोग को आगे बहुत मजा आएगा। अगर आदत नहीं लगेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो लोग होमवर्क बनाएंगे उनको मजा आता जाएगा, उन लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। 1 मिनट। हाँ बोलो, कौन से क्वेश्चन में? सर B1। B1, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज। एक तो सैचुरेटेड बोला है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला है, तो हेट्रोसाइक्लिक में बी ऑप्शन हो सकता है क्या? हेट्रोसाइक्लिक बोला है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हो सकता है क्या? तो सी ऑप्शन वाले पार्ट में नाइट्रोजन है, हो सकता है। डी ऑप्शन में नाइट्रोजन है, हो सकता है। ए ऑप्शन में सर नाइट्रोजन हो सकता है। हाँ, अच्छा सॉरी, सर बी हम वन बोले ना, B1 बोले ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सर B2 भी है। अच्छा ठीक है, चलो चलो पहले B2 ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद बोला है सैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में डबल बॉन्ड नहीं है, ये आंसर हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से इसको रिलेट मत करना कि सर एक रिंग है तो एक अनसैचुरेशन तो है ही, उसको सैचुरेटेड हम लोग बोल करके काम करेंगे। एक रिंग, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बोलेंगे वहां पे हम लोग, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। हाँ ये है कि जब रिंग ओपन होगा तो रिंग वाले पार्ट में हम लोग आराम से एक हाइड्रोजन का एडिशन करके उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन में उसको सैचुरेटेड ही बोला जाता है अगर उसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B1 वाले पार्ट में सवाल में जो कंपाउंड दे रखा है उसमें अभी के लिए जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक तो नहीं हो सकता। और उसके अलावा जैसे इस कंपाउंड वाले पार्ट में सैचुरेटेड वाले पार्ट को देखते हैं तो एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सैचुरेटेड भी नहीं हो सकता। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक अगर वर्ड यूज करें तो जैसे एरोमेटिक के लिए एक छोटा सा हिंट ध्यान रखना, आइदर हम लोगों का जो पाई बॉन्ड है वो डबल मतलब रेगुलर होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, या फिर हम लोगों के अल्टरनेट पोजीशंस पे जैसे ऐसा, मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है यहाँ पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ
तो इस तरह के पार्ट को भी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इस चीज का बस एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, आगे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, कैसे पहचान सकते हैं उसके, उसका एक सर्टेन टॉपिक है, हम लोग टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी, ये टर्म डिस्कस करेंगे हम लोग, और अप्रोक्सीमेटली 2 दिन हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम उस चीज के डिटेल में नहीं जा रहे, बट अभी ध्यान रखना, जैसे इस कंपाउंड में ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड वाले पार्ट के अल्टरनेट में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं हो सकता। और जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं उस चीज को हम लोग एली साइक्लिक बोल सकते हैं। तो इस केस में एली साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आराम से वर्ड मेंशन किया जा सकता है। अभी के लिए बस ये इंट्रोडक्शन ध्यान रखो, आगे जाके मालूम पड़ जाएगा क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। और कोई डाउट? बी का 4। बी का 4, चलो बहुत देर बाद कोई एक आदमी डाउट पूछा है। बी के 4 वाले पार्ट में संजना तुम्हारा डाउट है ना, कृतिका का डाउट है? सर मेरा है, ऋतिका का। हाँ रितिका, एक चीज बताओ, जैसे सवाल में पूछा है विच फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, तो एक चीज तुम लोग को बताया था फंक्शनल ग्रुप के टाइम पे कि जहाँ कहीं भी कार्बन के अलावा दूसरा एटम होगा उसको देखा करना। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसको देख सकते हैं, नाइट्रोजन है इसको देख सकते हैं। तो अगर OH ग्रुप है तो नॉर्मली उसको अल्कोहल बोला करते हैं, बट सवाल में नॉट प्रेजेंट पूछा है तो अल्कोहल बोला करते हैं, और अल्कोहल सिंपल कार्बन चेन से अटैच है तो अल्कोहल ही बोलेंगे इस चीज को। तो इसका मतलब अल्कोहल तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इस केस में नाइट्रोजन है और यहाँ पे CHO है, तो CHO वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्मली एल्डिहाइड होता है, और नाइट्रोजन वाला पार्ट इन जनरल अमाइन होता है ना। लेकिन एक चीज बताया था, जैसे नाइट्रोजन वाला पार्ट के साथ जैसे यहाँ CHO दे रखा, तो इसका बेसिक मतलब यह है कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। तो एक चीज बताया था तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप में कि अगर NH2 है तो उसको अमाइन बोला करेंगे, लेकिन अगर वही अमाइन वाला पार्ट डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच ना होकर के किसी कार्बोनिल कार्बन से C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो इस चीज को अमाइन नहीं बोला करते हैं, इस चीज को हम लोग फिर अमाइड बोल दिया करते हैं। तो NH के साथ CHO जो है ये अमाइन दिख रहा है, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब इस चीज को हम लोग अमाइड बोलेंगे, ना कि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के जैसा उस चीज को कंसिडर करके काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का अमाइड फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट अमाइड एग्जिस्ट कर रहा है, दो छोटे छोटे यूनिट्स नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपाउंड में अमाइड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अमाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये होगा आंसर। एल्डिहाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये भी आंसर होगा। ऑप्शन C और D आंसर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यस और कोई डाउट? सर C5। C5 A3 A3, अच्छा ये पहले A3 डिस्कस कर लेते हैं। A3 वाले पार्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेफ्थाक्विनोन, क्या तकलीफ है भाई इसमें? कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 कार्बन है। 10 कार्बन है। उसके अलावा कितना ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है। और 2 ऑक्सीजन के अलावा जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिलेट करना शुरू करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट पूरे कंपाउंड में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 रिंग है, इसका मतलब 8, टोटल 8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो ऑक्सीजन को तो हम लोग काउंट भी नहीं करते, सबसे पहला चीज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 8 के बराबर पुट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, इसका मतलब 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 10 है प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे बाई 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन में नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, तो 11 माइनस 8 इसका मतलब 3 होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो C10H6O2 ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? C10H6O2, ऑप्शन C वाला पार्ट आंसर निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है क्या? सेक्शन A में और किसी को कोई डाउट है? चलो अगर डाउट नहीं है तो सेक्शन B में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। C में और कोई डाउट है किसी को? हाँ C में C4 C4, पहले C4 डिस्कशन कर लेते हैं। C4 कितने लोगों से बन गया वैसे? किसी से ही बना C4? यस सर। हाँ मिली, एक चीज बताओ, पेरेंट चेन कौन सा हुआ इसमें?
सर हम ड्रॉ किए हुए हैं। चलो ठीक है, बाकी लोग थोड़ा ध्यान देना। एक और चीज़ पे ध्यान देना। जैसे जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा केवल क्वेश्चन का को सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुंचेंगे। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मान लो क्वेश्चन का आंसर गलत आया, तो ये देखना कि जो आंसर है उसके आंसर को हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करने की कोशिश करना। और हम सीधा यहाँ पे जैसे हिंट बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे 2 कार्बन तो है, तो देख के मालूम पड़ रहा है कि फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, और एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। बट अगर ढंग से सोचो तो यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ इथाइल है, इसका मतलब हम लोग के पास 2 और कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे NO2 है, इसी कार्बन पे ब्रोमीन है, पहले कार्बन पे आयोडीन है और एक फ्लोरीन है। तो यहाँ 2 ही कार्बन थोड़ा ना पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन वाला पार्ट तो पूरा 4 का कार्बन चेन होगा। तो इसका मतलब जो देख के लग रहा था कि 2 का पेरेंट चेन इथेन, वो इथेन पेरेंट चेन नहीं है, बेसिकली पेरेंट चेन वाला पार्ट ब्यूटेन है। तो जहाँ इथेन है नाम, ये तो एकदम गलत हो गया, लास्ट वाला भी एकदम गलत हो गया। ब्यूटेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होना चाहिए। और ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन पे फ्लोरीन होगा, नंबरिंग इसी साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो 1 पे फ्लोरीन, 1 पे आयोडीन, तो 1 फ्लोरो 1 आयोडो। उसके अलावा सेकेंड पे नाइट्रो, 2 पे ब्रोमो। तो सर 2 ब्रोमो अल्फाबेटिकली सबसे पहले जाएगा। हाँ बोलो। तो इस केस में जैसे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो वाला पार्ट, 2 ब्रोमो पहले जाएगा। ये भी नहीं दे रखा है, इसमें थोड़ा सा गलत है शायद से आंसर। सर हम लोग C4 सर डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं, C3 भी कोई डाउट पूछा था, एक सेकंड रुक जाओ। फोर फ्लोरो, 4 आयोडो, 3 नाइट्रो, कैसा आंसर है? सर सी नंबर। सी नंबर में, अच्छा सॉरी, ब्यूटेन दे रखा है, हम उल्टा देख रहे थे यहाँ पे, हम इसको इथेन समझ ले रहे थे बार बार, हमको लगा कट कर दिए। ठीक है, अब ब्यूटेन वाले पार्ट में सी ऑप्शन में 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 फ्लोरो, 1 1 fluoro, आयोडो 1 और 2 iodide. नाइट्रो, ऑप्शन सी वाला पार्ट। हम उसमें नीचे जो ब्यूटेन को हाईलाइट किया तो हम उसको इथेन समझ ले रहे थे बार बार, इसलिए हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो इस केस में ये 4 का कार्बन चेन है, ना कि केवल 2 का कार्बन चेन, इसीलिए लो का आंसर गलत आ रहा होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन का ऑप्शन देख के सोचना कि ये आंसर कैसे आएगा, उससे भी बहुत सारे तरीके समझ में आते हैं कि अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका हो सकता है क्या। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। C3 के बाद और कौन सा डाउट था? कोई C4 भी पूछा था शायद से। यस सर। मेरे हिसाब से C4 अब ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए थे, जैसे यहाँ बोला ना, नेम्ड अ सर्टेन कंपाउंड एज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, इट्स करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर इज। तो पहले इस नाम से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर डेफिनेटली गलत दे रखा होगा, तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे फिर से हम लोग उसके IUPAC नोमेनक्लेचर में जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए थे तुम्हारे बुकलेट में, इसको ट्राई करके देखना, ठीक है? और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से पूछ के देखना, ठीक है? फिर उसके बाद C5, किसका डाउट है ये? सर मेरा। तुम लोग को आइसोनियो वर्ड मेंशन कर दिया है ना? यस सर। Yes, जैसे sir. यहाँ सवाल में ऐसा दे रखा है, CH3 होल ट्वाइस CH, तो CH3 होल ट्वाइस अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे जाएगा, तो CH के ऊपर एक CH3, इसी के ऊपर एक और CH3 वाला पार्ट डाल सकते हैं, ठीक है? उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में CH2 दे रखा, और यहाँ फ्री वैलेंसी दे रखा। तो फ्री वैलेंसी का मतलब है कि यहाँ पे एक पेरेंट चेन से ये चीज अटैच्ड होगा। तो अगर ढंग से देखो तो इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास इस कार्बन के ऊपर एक CH3 है और दूसरा एक और CH3 है। तो पेरेंट चेन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे चले गए, और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो इस चीज को हम लोग आइसो बोला करते हैं। और टोटल कंपाउंड के अंदर अपने पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करके चलेंगे, तो इस केस में ब्यूटाइल। तो Butyl. नोमेनक्लेचर में आइसोब्यूटाइल आराम से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल में ये भी पूछा है कि कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है, तो कॉमन नेम तो आइसोब्यूटाइल हो गया। IUPAC नेम क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कार नंबरिंग वाला पार्ट यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग आराम से राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3, और उसके बाद हम लोगों के सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर में 2 के ऊपर हम लोग मिथाइल, और 3 का कार्बन चेन है मतलब प्रोपाइल, ये हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल या फिर आइसोब्यूटाइल, दोनों में से कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। अगर सवाल
IUPAC नोमेनक्लेचर का पूछेगा, तब उस केस में 2 मिथाइल प्रोपाइल यूज करना। अगर कॉमन नेम के टर्म में पूछ रहा है तो आइसोप्रोपाइल भी आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक सवाल है, थोड़ा ध्यान रखने लायक सवाल है ये। और कोई डाउट बताओ भैया, और कोई डाउट? सर D4। D4, आज तो खूब सवाल बना कर गया सब, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर D4 वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करें, इसको हम थोड़ा जूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर D4 वाले पार्ट में पेरेंट चेन डिसाइड करना है बेसिकली। तो कितने का पेरेंट चेन होगा, तो यहाँ 4 का पेरेंट चेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कवर हो जाते हो। तो इस केस में एक ही कार्बन चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कवर हो सकता है। नंबरिंग किधर से करें, तो पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। तो 1 2 3, या फिर दूसरे साइड से 1 2 3, तो 1 + 3 का पोजीशन आ रहा है, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल का कोई फायदा नहीं है। अब क्या करें? सर हाँ बोलो। सॉरी सर, ये बन गया था, वो हम लिख के रखे थे ना डाउट, तो इसलिए गलती से पूछ ली। चलो कोई बात नहीं, तो अगर किसी का डाउट नहीं है तो छोड़ सकते हैं सवाल को। और कोई डाउट बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर 8 का C। किसका? 8 का C। 8 का C? अच्छा, सब्जेक्टिव में, ओके। ऐसा बोल दिया कर यार, सब्जेक्टिव हम सोच रहे हैं C का 8 है, ये 8 का C बोले जा रहा है। 8 के C वाले पार्ट में राइट द IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं लिखना, IUPAC नेम लिखना है। तो ये जो फ्री वैलेंसी है ये पेरेंट चेन से अटैच्ड है। उसके अलावा क्या है अपने पास, तो यहाँ पे एक इथीन वाला स्ट्रक्चर है। तो इथीन का नोमेनक्लेचर हम लोग इथेनाइल से लिखा करते हैं, और उसके फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन दे रखा। इसका मतलब हम लोग 1 मिथाइल इथेनाइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं लिखने के तरीके में। जब 2 कार्बन था और उसमें अल्कीन था तो इथेनाइल वर्ड, और उसके फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो और उसमें 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट के पहले कार्बन के जगह पे मिथाइल को दूसरे कार्बन पे डाल दे, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट 2 के जगह 3 का हो जाएगा, तो इसके इसमें प्रोपिनाइल वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए मिथाइल वहां पे 1 लिखो या ना लिखो, सीधा मिथाइल इथिनाइल लिख देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। और कोई डाउट? सर सर A इथेनाइल तो में पहले आना चाहिए ना क्या आना चाहिए? सर, अल्फाबेटिकली तो नहीं इथेनाइल नहीं पहले नहीं आना नहीं, चाहिए ये ना। चीज का ध्यान रखना। जैसे इस केस में हम लोग का जो साइड चेन है, ठीक है, ये पेरेंट चेन और ये साइड चेन, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेसिकली अगर ये कंपाउंड अल्कीन होता तो अल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते, फिर अल्कीन का नाम लिखते, डबल बॉन्ड का। अब ये पूरे को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर रहे हैं, तो नाम का ऑर्डर वही रहेगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक कंपाउंड है जो अल्कीन के जैसा हो सकता था, उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ये पूरा एक सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई डाउट पूछ रहा था कोई? सर बोलो भाई। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है? एनसीईआरटी में रीड किया है इस चीज को? सर एनसीईआरटी तो समझ ही नहीं आता है। एनसीईआरटी में तुम लोग को एक ही चीज पढ़ने बोले थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में इस चीज को देखना। जैसे एलिफेटिक वाले पार्ट को, मतलब लोग जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक इस तरह के 2 कंपाउंड्स की बात करते हैं। फिर से लाइट चलाएगा क्या? एलिफेटिक और एरोमेटिक इस तरह के 2 कंपाउंड्स की बात करते हैं हम लोग। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर, उस चीज को हम लोग एलिफेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना। और कोई डाउट? सर 9 सर का B। इसका 9 का बी, 9 के बी सर वाले पार्ट 8 का D में, सर D में क्या नाम होगा? 8 के डी वाले पार्ट में प्रोपीन दिख रहा है हमको, और फ्री वैलेंसी वाला पार्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड है 1 2। इसका मतलब प्रोप 2 इनाइल नोमेनक्लेचर डाल सकते हैं। प्रोप 2 इनाइल डाल दो या फिर 2 प्रोपिनाइल डाल दो, दोनों सही है। पोजीशन देना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले भी हो सकता है इस जगह पे जहाँ पे है, वहां के जगह पे पहले भी हो सकता है, तो इसलिए पोजीशन देना मस्ट कंडीशन है। फिर उसके बाद 9 का बी ऑप्शन, 3,7 डाई मिथाइल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम। तो जैसे नॉर्मली ऐसा करना, जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा ना, तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमेशा सबसे पहले पेरेंट चेन को दिखाना। तो जैसे पेरेंट चेन वाले पार्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ऑक्टा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग के पास
ऑक्टा 136 ट्राइन दे रखा है, तो सबसे पहला काम पेरेंट चेन का नाम लिखा करना हमेशा। तो जैसे ऑक्टा का क्या मतलब है, तो 6 का कार्बन चेन, 4 5 6 सॉरी 8 का कार्बन चेन, तो यहाँ पे 8 का कार्बन चेन दिखा दिया। 136 तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर 1 2 हो गया, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर 4 हो गया, 5 6 मतलब 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 136 ट्राइन बन गया। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, सेवेंथ पोजीशन पे मिथाइल है, तो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल हो गया, और उसके अलावा सेवेंथ पोजीशन पे एक मिथाइल हो गया। ये अपना स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। इसी चीज को जिस फॉर्मेट में डालो, इसी चीज को अगर तुम चाहे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डालो या कंडेंस फॉर्म में डालो, तुम्हारी मर्जी है, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट बताओ भैया, और कोई डाउट? नो सर। चलो, अगर और कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास शुरू करते हैं। और देख लो भाई, क्लास में कितने देर डिस्कशन चला है, मतलब तुम लोग क्लास हमको लगता है कि 5:10 से शुरू हुआ है और अभी 5:50 हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 45 मिनट डिस्कशन चला है। इस तरह का डिस्कशन चलता है यार, वो भी सोचो ये केवल नोमेनक्लेचर चल रहा है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें या फिर बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करें तो और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, भले ही तुम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करो एक टॉपिक में, लेकिन उन 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करो, एक एक डाउट उसका क्लियर करो, तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ तुमको याद होंगी। ये बहुत जरूरी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते जाएंगे एक तरफ से भूलते जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो यही होना है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्कशन करो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस का ज़्यादा टेंशन मत लो। वो तो हम लोग जैसे मान लो अगर इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो हम उसमें 2-4 टॉपिक ऐसा है जो हम जल्दी भी बोल देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा उसमें कि हमको ये चीज़ समझ, मतलब है ना कि जल्दी बोलेंगे तुमको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि उस तरह की सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले ही कर रखे होंगे। हम लोग को इसलिए इतना थ्रस्ट डालना पड़ता है, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते, तो चीज़ें भूलते चले जाते हैं। तो पुरानी चीज़ को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, देखो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ा था, देखो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ा था, उसमें हम लोग का टाइम बच जाएगा। तो हम लोग एक बार बोल के आराम से आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ को याद रहेंगी। तो इसीलिए क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर लिया करना। और मेरे सर साथ, हाँ बोलो एक क्वेश्चन छूट गया, बोलो। 8 का बी। 8 का बी, 8 के बी ऑप्शन, यार ये तो सवाल का आंसर नहीं बताने वाले हैं, बड़ा घटिया सवाल नहीं है। 8 का बी ऑप्शन ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो अल्काइन होता है। और अल्काइन वाले पार्ट को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे तो अल्काइनाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में 2 कार्बन है, इसका मतलब इथाइन। तो इथाइन वाले पार्ट से हम लोग इथाइनाइल वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसमें मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए था। समझ आया? यस सर। ओके, सर 1 मिनट, हाँ बोलो। सर अल्काइनाइन वर्ड कहाँ यूज कर सकते हैं? क्या क्या? अल्काइनाइन। अल्काइनाइन यस सर। कहीं नहीं यूज कर सकते हो तो। अल्काइनाइन, एक सेकंड रुक जाओ, क्या आप बोलना चाहिए समझ नहीं आ रहा। अल्काइनाइन, अल्कीनाइन यूज कर सकते, अल्काइनाइन यूज नहीं कर सकते। अल्कीनाइन होता है, अल्काइनाइन कुछ नहीं होता। तो सर अल्किनाइन कहाँ यूज करेंगे? अल्काइनाइन सॉरी अल्कीनाइन वाले पार्ट में ईन है और आइन है, ये यूज कर चुके हैं हम लोग शायद से। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तो अल्कीन के लिए ईन, अल्काइन के लिए आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, डबल बॉन्ड के लिए ईन। तो सर अल्कीन को भी तो उसकी पोजीशन के साथ लिखना है और फिर अल्काइन को भी लिखना है, तो दोनों वर्ड मिक्स हाँ कर देंगे तो तो पोजीशन कैसे लिखेंगे? लिखा, एग्जाम्पल में शायद मेंशन किए हैं तुम लोगों को कि अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा है, मान लो ये, तो इसका नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा भी, ठीक है। तो इस केस में जैसे 5 का कार्बन चेन है, तो 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट के लिए अगर इसका नोमेनक्लेचर करना शुरू करें हम, तो पेंट, क्योंकि 5 का कार्बन चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे अल्काइन है तो 3 आइन। ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। ओके, चलो भाई, तो क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में?
IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अल्कीन वाला पार्ट बता चुके ना तुम लोग को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के एग्जांपल को डिस्कस कर चुके थे हम लोग। चलो इसके बाद, हाँ ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो नेक्स्ट। कितना लेक्चर हो गया नोमेनक्लेचर का? सर 2। नहीं, 2 तो अल्केन मतलब उसके अनसैचुरेशन वाले पार्ट का हुआ है। अल्केन वाले पार्ट का 2 लेक्चर हो चुका है, इसका भी 2 लेक्चर हो चुका है, मतलब 4 लेक्चर हो चुका है। ये 5वां लेक्चर हो रहा होगा। ओके, लेक्चर 5 IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसमें लेक्चर 1 फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर शुरू करना है, तो देख लेते हैं। 1 मिनट। ओके, चलो ध्यान दो। जैसे अभी तक हम लोग जो भी कंसिडरेशन लेकर के चल रहे थे, तो उन कंसिडरेशंस वाले पार्ट में हम लोग ये मेंशन करके चल रहे थे नॉर्मली कि जब अल्कीन वाला पार्ट होगा तो हम लोग अल्कीन वाले पार्ट में पेरेंट चेन के आगे सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अल्कीन वाले पार्ट होगा तो उसमें E9 मेंशन किया करेंगे, वहाँ पे लोएस्ट ऑफ लोकेन रूल वाला पार्ट मेंशन किए थे। उसी में फिर से अब हम लोग एक और मॉडिफिकेशन करते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लो कि फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो उस केस में हम लोगों ने नॉर्मली लिस्ट में 16 फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, जो तुम लोग को एक लिस्ट लिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप की ये टाइप्स होते हैं। तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, अमाइड, अल्काइल हैलाइड, असाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल या साइनाइड भी बोलते थे उस चीज को, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी था। उसके अलावा फिर SH वाला पार्ट था, थायोल। इस तरह के 16 फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एक था। इस तरीके के 16 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे। लेकिन नोमेनक्लेचर के केस में 16 फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग के टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 12 कंसिडर करना है हम लोगों को, और उस 12 वाले पार्ट में भी हम लोगों को एक्चुअल में 11 के ही पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड ऐसा है जिसको स्पेसिफिकली अलग से ही कंसिडर किया जाता है, उसको बाकी केसेस के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम लोग उन 12 फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना। और आगे कुछ छोटे छोटे टेबल्स टाइप के पार्ट है, कुछ लिस्ट टाइप के पार्ट है, उन लिस्ट को थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। मतलब उन लिस्ट को याद रखने का भी हम छोटा सा तरीका बता रहे हैं कि 2-3 बार उनको खुद से लिख लेना, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो बार बार लिस्ट पलट करके देख लिया करना। तो लिस्ट अगर पलट के देखेंगे बार बार तो तुमको वो चीज़ अपने आप से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे हम फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों का थोड़ा रूल्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। उससे पहले हम तुमको 2 लिस्ट देंगे, उन दोनों लिस्ट वाले पार्ट का थोड़ा हम लोग को अच्छे से पार्ट याद रखते हुए काम करना होगा। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और उसमें सबसे पहला जो लिस्ट है वो नोट डाउन करो, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर नोमेनक्लेचर। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर नोमेनक्लेचर। और ये केवल नोमेनक्लेचर का प्रायोरिटी है, इसका और कहीं कोई यूज नहीं है। चलो ध्यान दो थोड़ा इस पे। जैसे सबसे शुरुआत में सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था नोमेनक्लेचर का, उसमें एक चीज मेंशन किया था तुम लोगों को कि हम लोग एक नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 5 पार्ट रखते हैं, जिसमें एक वर्ड रूट होता है, उसके पहले हम लोग के पास प्राइमरी सफिक्स होता है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स होता है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसके अलावा प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन। उसके अलावा फिर हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नाम। तो इस केस में अगर हम लोग
एक एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें, जैसे 10th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। तो अगर हम लोग इन जनरल एक फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा सबसे लास्ट में होता है, जैसे इथेनोइक एसिड, तो इथेन ओइक एसिड, तो ये जो ओइक एसिड ये सबसे लास्ट में होता है। इथेनॉल, ऑल वाला पार्ट लास्ट में होता है। इथेनल, अल वाला पार्ट सबसे लास्ट में होता है। तो हम लोग नॉर्मली जब भी कभी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उस फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को अगर हम लोग नोमेनक्लेचर में पुट अप करना चाहते हैं, तो नोमेनक्लेचर में उस फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसका नाम का पार्ट हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, सबसे लास्ट में। मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम जो रिप्रेजेंट करना है पूरे नोमेनक्लेचर के लास्ट के पार्ट में आएगा, मतलब एज अ सफिक्स आएगा, और उस चीज को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही ट्रीट किया जाए, इस एक चीज का ध्यान रखना, और उसमें प्रायोरिटी टेबल हेल्प करता है। अगर पूरे कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में ऊपर आएगा वो फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है। फिर से वापस से बोल रहे हैं, अगर एक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर के टाइम पे दो, केवल नोमेनक्लेचर के टाइम पे, इन जनरल नहीं, इन जनरल सारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नोमेनक्लेचर के टाइम पे अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ज्यादा टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तब उस केस में एक टाइप मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो उसी को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे हम लोग, जो प्रायोरिटी में ऊपर आएगा उसी को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लिया करते हैं। तो इस वजह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम भी डिफाइन करके चलते हैं, तो हर एक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप अगर रहा तो उस केस में नाम क्या लेना है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तो उस केस में नाम क्या लेना है, ये मेंशन करते हुए चलता है। जैसे मान लो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो एकदम याद रखना है, वैसे याद हो जाता है ये चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली ओइक एसिड से डिनोट करते हैं। ओइक को वर्ड ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नाम के साथ ओइक एग्जैक्टली लगा दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं। और जब इस चीज को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे वर्ड कार्बोक्सी यूज करेंगे। वैसे किसी का सवाल हो सकता है कि सर अभी तो आप बोले कि जो भी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी सब तो इससे नीचे होगा, मतलब ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्टिकुलर टाइप के केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट दोनों के जैसा बिहेव कर रहा होता है नोमेनक्लेचर के हिसाब से या नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से, तब हम लोग वहाँ पे ये कार्बोक्सी वाला पार्ट आराम से मेंशन करते हुए चल सकते हैं। तो इसलिए नाम ध्यान रखना है, और दोनों नाम याद रखना है, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये दोनों, सॉरी यहाँ पे प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये दोनों के दोनों नाम अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट COH, जिसमें हम लोग टर्म ओइक एसिड लगा के आराम से काम कर सकते हैं, नोट कर लो इस चीज को। COH वाले पार्ट के बाद प्रायोरिटी में सल्फोनिक एसिड का नंबर आता है, और इस चीज को हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कंप्लीटली सल्फोनिक एसिड के नाम से ही लिखा करते हैं। अल्केन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड, मिथेन सल्फोनिक एसिड, ऐसा ही नाम लिखते हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा होगा तो हम लोग यहाँ पे वर्ड सल्फो लगा के काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का COOR का नंबर आएगा। इस चीज को हम लोग नॉर्मली ईस्टर बोला करते हैं, और ईस्टर वाले पार्ट का जो नोमेनक्लेचर है उस केस में हम लोग वर्ड OH लगाया करते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा यूनिक टाइप का होता है, इसको हम लोग लास्ट में अलग से डिस्कस भी करेंगे। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग नाम अल्काइल एल्केनोएट बोला करते हैं, जिसमें ये OH वाला पार्ट भी सफिक्स है, और अल्काइल भी उसी का एक पार्ट होता है। ये अल्केन वाला पार्ट काम का नहीं होता है, अल्केन वाला पार्ट पेरेंट चेन के ऊपर डिसाइड होता है। उस चीज को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इसको अभी के लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी में बस ध्यान रखना।
और इसके सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में नाम हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल रखेंगे। कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, इस चीज़ को पूरे पार्ट को हम लोग सबसे लास्ट में अलग से डील करेंगे। इस चीज़ के लिए बस नाम अभी नोट कर लो, जब डील करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लिया करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों का COX वाला पार्ट आता है, बेसिकली C डबल बॉन्ड O और हेलोजन, जिसको हम लोग एसिड हलाइड या असाइल हलाइड भी बोले थे। इस चीज़ के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग ऑयल हलाइड वर्ड यूज करते हैं। जो हेलोजन है उसका नाम हलाइड में जाएगा, और सफिक्स वाले पार्ट में हम लोग ये ऑयल सफिक्स वाला पार्ट मेंशन करते हैं, OYL। इस चीज का ध्यान रखना। अल्केनॉयल हलाइड ये कंप्लीट नाम मेंशन कर सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग इस केस में सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग हेलो कार्बोनिल नाम मेंशन करते हैं। वैसे इस चीज को याद रखने का एक तरीका ध्यान दो, अभी तक हम लोग बहुत बार यूज भी किया है कि C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को हम लोग कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। तो पहले वाले केस में जब ईस्टर था तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ OR था। OR वाला पार्ट एल्कोक्सी नोमेनक्लेचर में मेंशन किया था, तो यहाँ पे एल्कोक्सी कार्बोनिल बोला। और हेलोजन वाले पार्ट के साथ कार्बोनिल कार्बन है, तो हेलोजन वाले पार्ट को हेलो बोल दिया और कार्बोनिल बोल दिया कार्बोनिल कार्बन को, इसलिए एल्कोक्सी कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, इस तरीके का नाम मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट नोट करो। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग CONH2 वाला पार्ट मेंशन करके चलते हैं, जिसके नोमेनक्लेचर में हम लोग सिंपली नाम अमाइड मेंशन कर दिया करते हैं। नाम अमाइड ही लिखेंगे इसमें, अल्केन अमाइड, इथेन अमाइड, मिथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, इस टाइप से मेंशन करते हैं। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम को हम लोग कार्बामॉइल बोलते हैं। कार्बामॉइल, यहाँ पे ए है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कार्बामॉइल सब्स्टिट्यूएंट नेम, नोट करते जाओ इस चीज को। फिर उसके बाद CN का नंबर आता है। CN वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली साइनाइड या प्रेफरेंसली इस चीज़ को नाइट्राइल बोला जाता है, लेकिन इसी में साइनाइड नाम भी चलता है, तो इस केस में साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नेम हमेशा साइनो रहेगा, इस एक चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद 7 नंबर वाले पार्ट में हम लोगों के एल्डिहाइड का नंबर आता है। तो एल्डिहाइड वाले पार्ट को हम लोग अल से 10th क्लास में पढ़ा था, इथेनॉल, अल केवल वर्ड लगाते हैं एल्डिहाइड में। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम को हम लोग फॉर्माइल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे नाम पुराने जमाने में एल्डो वर्ड भी यूज किया जाता था, लेकिन हमेशा फॉर्माइल यूज करना, एल्डो वर्ड यूज मत करना अगर तुमको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना हुआ तो। अगर कहीं एल्डो वर्ड मिला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कीटोन वाले पार्ट का नंबर आएगा। कीटोन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो 10th क्लास में सुना था ओन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। और जब इस चीज को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे तो ऑक्सो या इसी के नाम में हम लोग टर्म कीटो भी लगाया करते हैं। ऑक्सो और कीटो ये दोनों ही नाम मेंशन करके चलते हैं, तो ये कीटोन का नंबर होगा। सर वो 7 में कौन सा बोले लिखना है हम लोग को? फॉर्माइल, फॉर्माइल मेनली फॉर्माइल लिखना। जो नाम हम ऊपर लिख रहे हैं ना, जो पहले लिख रहे हैं वो प्रेफरेबली लिखा जाएगा, एल्डो नाम अलग से मेंशन कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नंबर वाले पार्ट में हम लोग के OH का नंबर आता है। OH वाले पार्ट को अल्कोहल ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चीज को जब सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करेंगे तो नाम में हम लोग टर्म हाइड्रोक्सी यूज किया करेंगे, 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, इस टाइप से नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के SH का नंबर आएगा। SH को हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ऋषिराज, क्या नाम होता है इसका? कॉपी पलट के बता रहा है प्रशांत। अरे प्रशांत, यस सर। क्या नाम होता है एसएच का? ये चीज एक शॉर्टकट में बताया था, जब अल्कोहल के जगह पे मतलब ऑक्सीजन के जगह पे एस होगा तो थायो वर्ड लगा दिया करते हैं, थायोल। लेकिन इसका एक और नाम बताया था, मरकैप्टन, और एक्चुअल में इसके सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग मरकैप्टो वर्ड ही यूज करते हैं, मरकैप्टन नहीं, केवल मरकैप्टो वर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का सबसे लास्ट में ये अमाइन वाले पार्ट का NH2 आएगा। इस चीज में नाम जैसे अमाइड था वैसे ही यहाँ पे अमाइन लेंगे, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग अमीनो वर्ड यूज करते हुए चल सकते हैं। ये 11 कंपाउंड्स के लिस्ट का पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, इस ऑर्डर में ध्यान रखते हुए काम करना अपने को। ये अपना प्रायोरिटी टेबल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अप टू 11, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल टाइप के
फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उस केस में फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी का टेबल अपने को याद रखना बहुत ही जरूरी कंडीशन होता है। नोट कर लो इस चीज को। और इसमें कोई डाउट मत पूछना कि सर इसमें इस चीज में डाउट है। इसमें डाउट होने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये टेबल है, तुमको याद रखना है टेबल को। और अगर टेबल नोट कर लिया होगा तो इसके साथ साथ फिर हम लोग एक और छोटा सा पार्ट ध्यान रखा करते हैं। ये भी एक तरीके से चार्ट है जिसको ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में टाइप्स की बात करें फंक्शनल ग्रुप के, तो अपने पास दो तरह का टाइप आता है। एक टाइप को हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं, और दूसरे क्लासिफिकेशन को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। मतलब लिखने का तरीका है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और इसका मतलब क्या होता है इस चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए बस नाम ध्यान रखना है। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मेंशन करो टाइप्स वाला पार्ट को। चलो ध्यान दो। जब हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें हम उसी प्रायोरिटी में बात करें जो हम लोग का 1 से लेकर 11 तक प्रायोरिटी था। उसमें जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है SO3H, ये सबसे पहले कंसिडर कर ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर कीटोन वाले पार्ट का नंबर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल वाले पार्ट का नंबर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे थायोल का नंबर होगा, और सबसे लास्ट में अमाइन वाले पार्ट का नंबर होगा। ये 5 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में अपना स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। उधर सेकंड प्रायोरिटी पे सल्फोनिक एसिड था तो उसको तो छोड़ दिए, उसको हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग में डाल दिए। तो उसके बाद थर्ड नंबर वाले पार्ट में ईस्टर का नंबर था। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर वाले पार्ट पे जाते हैं प्रायोरिटी में, तो असाइल हैलाइड था। असाइल हैलाइड यहाँ पे थर्ड नंबर में आ जाएगा, COX वाला पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग अमाइड वाले पार्ट की बात कर सकते हैं, CONH2। फिफ्थ नंबर वाले पार्ट में हम लोग नाइट्राइल की बात कर सकते हैं, और सिक्स नंबर वाले पार्ट में हम लोग एल्डिहाइड की बात कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 और इधर 5 फंक्शनल ग्रुप मिला के हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मली जैसे होता क्या है पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो, इधर नोट कर लेना बाद में। जैसे नॉर्मली हम लोग एक चीज एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मली एक चीज देखो, राइट साइड में चेन टर्मिनेटिंग में जितने ही फंक्शनल ग्रुप है, इन सब में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, और वहां के बाद कार्बन के आगे कोई भी एटम कार्बन वाला पार्ट नहीं है। जैसे मान लो COOH है, तो कार्बन के बाद यहाँ कोई भी कार्बन एटम नहीं है। यहाँ पे कार्बन सबसे लास्ट था जिसको कंसिडर कर रहे थे। अगर COOR होता तो भी ये कार्बन यहाँ पे आके रुक गया, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन चेन है, लेकिन उस कार्बन के आगे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद COX, यहाँ पे अगर हेलोजन होगा तो भी कार्बन चेन रुक गया यहीं पे। अगर CONH2 लेके चले तो भी यहाँ पे कार्बन चेन वाला पार्ट रुका हुआ है। अगर CN लेके चले तो C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन के आगे चेन नहीं जा सकता, यहाँ पे चेन रुका हुआ है। और CHO वाले पार्ट में भी यहाँ पे कार्बन चेन रुक गया है। इसका मतलब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एग्जिस्ट करेगा, चेन वाला पार्ट वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। इसलिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं इस चीज को, या फिर यहीं से चेन शुरू करेंगे ये भी बोल सकते हैं। हमेशा ये कार्बन एक एंड पॉइंट होगा, हमेशा एक चेन का एंड पॉइंट होगा, तो हमेशा यहीं से हम लोग कार्बन चेन शुरू कर सकते हैं, इसलिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इसको बोला जाता है। लेकिन कोई एक चीज बोल सकता है कि सर कीटोन में भी तो कार्बन है, लेकिन कीटोन वाले पार्ट में जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे रुक नहीं रहा, चेन को एंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे भी कार्बन है, दूसरे साइड भी कार्बन है। तो यहाँ पे जाके कार्बन चेन रुकता नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज को चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं कंसिडर करते हैं। तो जैसे एक चीज बड़ा सिंपल सा है, अगर तुमको ये पहचानना है कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सिंपली ये देखना कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है।
जिन फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल होंगे। तो 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक सब में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा एक्सेप्ट कीटोन। तो इस केस में कीटोन को छोड़ के बाकी सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। SO3H में कार्बन नहीं है, OH NH2 में कार्बन नहीं है, इस चीज को हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। तो लिस्ट लिखने के बाद खुद से अपने से, या फिर चलो ठीक है लिस्ट नोट डाउन करो, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। सर हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? मन कर रहा है, बहुत दिनों बाद हिंदी लिख रहा है। सर एक्सेप्ट भी हिंदी में लिखना चाहिए ना? काहे मेहनत कराना चाह रही है, एक तो हिंदी भूल गया तू। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हिंदी में जो लिखा हुआ पॉइंट होता है जिंदगी भर याद रहता है, तो इसलिए हम हिंदी में लिख दिया करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हिंदी में लिखा दिया करेंगे। तुम लोगों तो हम हिंदी में भी बोलेंगे तो तुम लोग उसमें व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखेगा। जिन में JIN, फंक्शनल ग्रुप में MEC होता है, HOTA HAI, और नहीं तो है का भी आजकल H चलता है, केवल HAI भी नहीं। हम कम से कम हिंदी में लिखने का हिम्मत तो कर रहे हैं, तुम लोग तो हिम्मत भी नहीं करेगा। जिसका 10th क्लास में हिंदी नहीं होगा तो बिल्कुल लिखने का हिम्मत नहीं करेगा। सर आप भी तो वो व्हाट्सएप की तरह ही लिखे हैं। यार व्हाट्सएप की तरह तो नहीं लिखे हैं, थोड़ा बहुत तो हिंदी लिखे हैं। अब हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखे हैं हिंदी में बताओ? तो CTFG लिख दिए, समझने में आसान है। फंक्शनल ग्रुप को तो FG लिखना पड़ेगा। सर उसके पहले वो क्या? अच्छा वो, चलो ठीक है। लो भाई, वो काट देते हैं। अब इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल्स पे जाएंगे, और नोमेनक्लेचर में हम दोनों का नोमेनक्लेचर हम लोग का अलग अलग होगा। पहले हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, सॉरी पहले नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर चेन टर्मिनेटिंग देखेंगे। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा 2 रूल्स में मॉडिफिकेशन होगा, एक कार्बन चेन के नंबरिंग में और एक नोमेनक्लेचर में। अदरवाइज जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में रूल्स है, एग्जैक्टली सेम रूल्स हम लोग के पास चेन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में भी होगा। टाइम कितना हो गया है? ठीक है, हम तुम लोग को रूल्स लिखा दे रहे हैं, और रूल्स वाले पार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। बट ठीक है, 10 मिनट का टाइम है, रूल्स वाला पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में हेडिंग डाल दो, सबसे पहला नोमेनक्लेचर ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला पार्ट तो वही है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे बेसिक पेरेंट चेन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? तो इस केस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर तो है ही, बट मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी के टेबल से डिसाइड करेंगे हम लोग। जो अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी में जो ऊपर आएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो ऊपर आएगा प्रायोरिटी में वो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले रूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें ये मैक्सिमम नंबर भी ध्यान रखना है और ये मेन वाला पार्ट भी ध्यान रखना है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को सिलेक्ट किया करेंगे। फिर उसके बाद जब रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं हो सकता, तब उस केस में हम लोग, वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, चलो ठीक है पहले रूल्स लिख लेते हैं, फिर साइड में एक और रूल हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन पे जाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो सकता तो फिर जैसे कंपटीशन था पहले, तो आगे मूव करेंगे, तो अब अनसैचुरेशन को इसमें इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन
अगर उससे डिसाइड नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे। अगर उससे डिसाइड नहीं हो सकता है तब उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे। और अगर उससे डिसाइड नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, फिर पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन पे जाएंगे, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। उससे डिसाइड नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। लेकिन उतना आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना 4 रूल्स में काम हो जाएगा, बट इस तरह के रूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक चीज़ देख के पैटर्न मालूम पड़ रहा होगा, पहले हम लोग अल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखे थे, फिर अनसैचुरेशन में उसको ऐड कर दिया था, फंक्शनल ग्रुप में एक और पार्ट ऐड कर दिए। तो वही चीज़ें बस ऐड अप होती चली जा रही है, इसलिए हम इसी सीक्वेंस में पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करते चले जाते हैं। चाहते तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप भी डाल सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा भारी लगता है टॉपिक, इसलिए पहले अल्केन वाले पार्ट के ऊपर बात करते हैं। और इन सब को नोट करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, और ये बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। सिलेक्ट द, लिखते जाओ पहले पॉइंट, select the longest carbon chain with maximum number of unsaturation या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप कर लो पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग maximum number of unsaturation, including maximum number of unsaturation। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए विथ, उसमें कंडीशन है, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। इसको एक बार हिंदी में रिपीट कर रहे हैं हम, वैसा चेन सेलेक्ट करो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप रखता हो, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा नंबर में होने चाहिए, और अगर उसमें हम लोग अनसैचुरेशन को इंक्लूड कर सकते हैं तो ये चीज सेलेक्ट करते हुए काम करना है। मतलब केवल फंक्शनल ग्रुप नहीं, अनसैचुरेशन का भी ध्यान रखना है। हो सकता है पूरे कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना हो सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, और अगर वो कवर हो गया तब उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को कंसिडर करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो ये एक रूल है जिसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नंबरिंग कैसे कर सकते हैं इस चीज का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स वाले पार्ट का डिस्कशन और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट भी नेक्स्ट क्लास में आराम से शुरू कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम वापस से कंटिन्यू करते हैं, और तब तक के लिए होमवर्क में तुम लोगों को बुकलेट में कौन कौन सा होमवर्क दिया था, इसमें नए वाले बुकलेट में IUPAC एंड ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में क्या क्या होमवर्क दिया था, कुछ याद है? यस सर, बता रहे। डी तक पूरा था। अच्छा, डी तक पूरा था, तो डी तक अगर पूरा था तो शायद आज कुछ होमवर्क नहीं दे सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी होमवर्क नहीं दे सकते। चलो ठीक है, तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, अपने पुराने टॉपिक्स को ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो फिर आराम से होमवर्क देना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर ये लेक्चर 7 है। कौन है भाई छुट्टी लिख रहा है? लेक्चर 7 है, चलो ठीक है। लेक्चर 7 तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया ना, नोमेनक्लेचर का तो उसमें पार्ट 4 या 5 ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से डिस्कशन कर रहे थे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए हम यहीं पे छुट्टी दे रहे हैं तुम लोगों को।